नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर। देखिए, मूविंग चार्ज क्या होता है। जैसे कि कोई चार्ज मोशन में है, उसको मैं बोलता हूँ मूविंग चार्ज। और मूविंग चार्ज की एक खासियत है कि वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देखिए, स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसका सबसे पहला प्रूफ हमें ओस्टर्ड ने दिया। ओस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से समझिएगा, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने एक लूप लिया, एक सर्किट लिया, बैटरी कनेक्ट की, डेलमीटर कनेक्ट किया और एक मैग्नेटिक निडल नथिंग बट अ मैग्नेट, एक मैग्नेट उन्होंने ली और उन्होंने देखा, एक्चुअली मैं स्विच लगाऊंगा, उन्होंने एक स्विच कनेक्ट किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि जब मैं स्विच ऑफ रखता हूँ तो ये निडल जैसी रखी हुई है वैसी ही रहेगी, लेकिन जैसे ही ये स्विच ऑन किया उन्होंने देखा कि यार ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ऐसे रखी हुई डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। ठीक, फिर उन्होंने जैसे स्विच ऑफ किया वापस मैग्नेट अपनी पोजीशन में आ गई। ऐसा वो बार बार करके देखते रहे और उन्हें ये समझ में आया कि जब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, यानी कि ये चार्ज इस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, कोई चार्ज इस वायर के अंदर जब मूव कर रहा है तो वो मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी मैग्नेट पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा चलो मैं क्यों ना ऐसा करूं, मैं बैटरी को उल्टा लगा दूं। अब बैटरी उल्टा लगाने पर उन्होंने देखा कि मान लीजिए पहले साउथ इधर था और डिफ्लेक्शन ऐसे हो रही थी साउथ से साउथ, तो अब उन्होंने देखा कि यार अभी डिफ्लेक्शन बदल गई, अब साउथ यहाँ आ रहा है और नॉर्थ यहाँ पहुंच गया। ठीक, यानी तुमने देखा कि बैटरी की डायरेक्शन अगर मैं रिवर्स करता हूं तो मुझे क्या मिलता है कि जो मैग्नेट का डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। अब क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, उन्होंने इसका कंक्लूजन हमें यह दिया कि मूविंग चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज के मोशन की डायरेक्शन पर डिपेंड करती। ठीक, क्या समझ में आया कि एक मूविंग चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है, चार्ज की मोशन की डायरेक्शन पर। ठीक है, तो ये ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था। अब ओस्टर्ड ने हमें ये तो बता दिया कि भाई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो हमें ये नहीं बता पाए कितना मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू। चलिए वो तो हम बताते हैं आपको, उससे पहले आप समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आखिरकार है क्या। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिंपल, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़कर आए हैं चैप्टर फर्स्ट में, वो ही मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन होगी। एरिया अराउंड एनी चार्ज in which another charge produce एरिया अराउंड एनी मूविंग चार्ज में है यूज करूं वर्ड, क्योंकि मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एरिया अराउंड एनी मूविंग चार्ज इन विच अनदर चार्ज प्रोड्यूस एक्सपीरियंस, है ना, अनदर चार्ज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है बात। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी मूविंग चार्ज के आसपास का वो एरिया जिस एरिया में कोई दूसरा चार्ज मैग्नेटिक फोर्स को महसूस करे, वो मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है,
फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स भी कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स experienced by a unit positive test charge in magnetic field. क्लियर है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय बी, इट इज डिनोटेड बाय बी। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को बी वेक्टर भी लिख सकता हूँ, अगर वेक्टर लिखना है तो बी वेक्टर, नहीं तो मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिंपल बी। बी से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों, एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। टेस्ला इसकी एसआई यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें। ऑस्टर्ड ने हमें कंक्लूड करा कि मूविंग चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसकी जो डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस पर डिपेंड करती है, चार्ज की मोशन की डायरेक्शन पर। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मूविंग चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, वो मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो पर यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको हम बोल क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी से इसको नोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। क्योंकि ओस्टर्ड ने हमें ये बताया कि हाँ मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पर वो ये नहीं बता पाए कितना करता है, उसकी जो वैल्यू है वो निकालने का वो कोई भी तरीका हमें नहीं बता पाए। उसके ऊपर एक लॉ दिया बायोट सैवर्ट। बायोट और सैवर्ट ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉ दिया, बायोट सैवर्ट लॉ, जहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट कैरिंग एलिमेंट अपने पास प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोट सैवर्ट लॉ। व्हाट इज द टॉपिक, बायोट सैवर्ट लॉ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो बायोट सैवर्ट लॉ सबसे पहली बात तो क्या है, इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। एक करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू हमें बायोट सैवर्ट लॉ से पता चलती है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे, क्या ये लॉ था, पहले आप लोग समझिए कैसे पता चलती है, ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल लॉ क्या है समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, इस वायर के अंदर कोई आई करंट फ्लो हो रहा है। अब जब ये आई करंट वायर में फ्लो हो रहा है, मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया। ठीक, जिस एलिमेंट की लेंथ में मान रहा हूँ dl। ठीक है, इस पूरे वायर की लेंथ l हो सकती है, l की वैल्यू हमें नहीं पता, और ये लो डील भी करता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एलिमेंट। इस छोटे से पार्ट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ही ये लो बता पाएगा, पूरे वायर की वजह से डायरेक्ट ये कोई आंसर नहीं देगा। तो इस छोटे से पार्ट का ये जो मिड पॉइंट है, इसकी जो p से डिस्टेंस है वो हमने मान ली स्मॉल r। ठीक है, इस dl लेंथ और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट से p को, इसके बीच का मैंने एंगल मान लिया थीटा। और इस करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, I। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट, ठीक पहले आप ये भी ध्यान रखें, इट डील्स विद द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field produced by a current carrying
स्मॉल एलिमेंट। ठीक है ना बच्चों, कि ये एक बहुत छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस होगा उसके मैग्नीट्यूड के लिए लो बनाया गया। ठीक, इट स्टेट्स दैट, ये लो क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to फर्स्ट पॉइंट, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट फ्लो इन द वायर। ठीक है, जो वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज, मैं कह सकता हूं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या कैपिटल I आपने बना लिया तो याद बना ले। ठीक है, तो dB जो है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, करंट के। सेकंड वन is directly proportional to the length of the small element, उस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मैं कह सकता हूं दैट इज dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, उसकी लेंथ हमने dl लेट करी है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन DL एंड R, DL और R के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल के। ठीक, यानी कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड is inversely proportional to the square of distance of point P। dB is inversely proportional to the square of the distance, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से और मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये dB होगा। अगर मैं इन सभी बातों को कंबाइन कर दूं तो मैं कह सकता हूं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। क्लियर? अब अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें पता है कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर, यानी बायो-सावर्ट लॉ की वजह से प्रोड्यूस होने वाला, मतलब बायो-सावर्ट लॉ ने जो हमें वैल्यू दी कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर इतना होगा, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आप ध्यान दीजिए, एक बात आप याद रखेंगे, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, फ्री स्पेस के लिए एक कांस्टेंट, आपको चैप्टर 5 के लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि परमिएबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट आपको म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू याद रखनी चाहिए 10 की पावर -7। कितनी है वैल्यू? 10 की पावर -7। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो डीबी की यूनिट टेस्ला, आर स्क्वायर इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, और
आइडियल, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर और एक मीटर ये हो गया, ठीक है, और एम्पियर, तो एम्पियर की यूनिट मैं एम्पियर भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या तो एक यूनिट आप ये याद रखेंगे, या फिर इसकी एक और यूनिट अगर मैं आपको बताऊं तो आप याद रखेंगे 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, ये यूनिट आई कहाँ से, ये मैं आपको चैप्टर के लास्ट तक समझा दूंगा। फिलहाल आप इस यूनिट को याद रख लें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नोड एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बीच में रिलेशन हमें देखना है। ये आपका चैप्टर 8 में भी बहुत काम आएगा और चैप्टर 8 में इसका प्रूफ दोबारा भी है, यानी मैं तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा पर आप ये याद रखेंगे, टॉपिक वहाँ रिपीट है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, म्यू नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अगर हम बात करें पहले, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एक वैल्यू है, क्या थी वो वैल्यू, 1/4 एप्सिलॉन नोड, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹, और जो इसकी यूनिट आई थी वो आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और म्यू नॉट बाय 4 की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, ये थोड़ा सा मैं यहाँ गलत कर गया, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। एक और जो यूनिट मैंने आपको बताई वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं आपको बता दूंगा चैप्टर के लास्ट तक ये कहाँ से आई है। तो म्यू नॉट बाय 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, यहाँ मेरे पास वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नोड की, और ये वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 की। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से अगर मैं डिवाइड करा दूँ, 1/4 एप्सिलॉन नोड, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, और म्यू नॉट बाय 4 की वैल्यू है 10⁻⁷ न्यूटन सेकंड स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, इसे जरा और एक बार ठीक कर लें, ये आएगा सेकंड स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा, कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल होगा। 10⁻⁷ अगर मैं ऊपर भेज दूं, ठीक, 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आ गई 1/एप्सिलॉन म्यू नॉट, और ये वैल्यू आई कितनी, 9 × 10⁻⁷ अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 9 और 7 16, और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसे स्क्वायर लिखूं, मैं लिख सकता हूं 1/एप्सिलॉन म्यू नॉट 9 × इसे मैं 3 लिखूं और 10⁸, और मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर अगर मैं इसे लिखूं, देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकंड का स्क्वायर। बस आप ये याद रखिएगा, ये चीज़ जो बी की यूनिट सॉरी म्यू नॉट बाय 4 की यूनिट थी, कितनी थी, न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा
करेक्ट कर लेना, न्यूटन सेकंड स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ मैं वैल्यू रख दूँ न्यूटन सेकंड स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड आया, और उन दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है तो मैं इसे लिख दूँ सी स्क्वायर, और सी का अगर फॉर्मूला निकालूंगा तो 1/रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये रिलेशन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के अंदर। ये आप याद रखेंगे, कूलम्ब्स लॉ से हमें ये वैल्यू मिली थी, बायो-सावर्ट लॉ से मुझे ये वैल्यू मिली थी अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, और दोनों लॉ कंबाइन करके हमने ये रिलेशन प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।